आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बेहद ही खास दिन है। खास इसलिए क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 26 मई 2014 को मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल को केंद्र में स्पष्ट बहुमत मिला था। इसके बाद से बीजेपी शासन इस देश में लागू हुआ और तमाम बड़े फैसले लिए गए। तो आज इस खास एपिसोड में इन 8 सालों में लिए गए 8 बड़े फैसलों के बारे में जानेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि इन फैसलों से देश का भला हुआ या ये मात्र चुनावी स्टंट ही बनकर रह गए। क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री जितना स्थायित्व और काम करने की आज़ादी मोदी जी को मिली है वो बहुत कम प्रधानमंत्रियों को मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया स्वच्छ भारत। सत्ता में आने के बाद अपने पहले वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़ी योजनाओं मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत की शुरुआत की। पहली योजना का मकसद उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना था और दूसरी को स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत के अपने अभियान में महिलाओं के लिए साफ सफाई और शौचालय को अहम मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा, एक प्रधानमंत्री को शौचालय के बारे में बात करते देख दुनिया हैरान रह जाएगी। 2014 में गांधी जयंती के दिन मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय नेताओं तक कई लोगों ने झाड़ू लगाया। इसके बाद जिस तरह से नेताओं की तस्वीर आने लगी उसकी आलोचना भी की गई, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पहल ने एक बहुत ही बुनियादी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। नोटबंदी और जीएसटी। 8 नवंबर 2016 की रात नरेंद्र मोदी ने देश में 500 और 1000 रुपयों के नोटों का चलन बंद कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह कदम देश में भारी मात्रा में काले धन और हवाला लेन देन पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। अगले कुछ महीनों में देश भर में बैंकों और डाकघरों के बाहर कतारें दिखी। लोग घंटों नोट बदलने के लिए खड़े रहे। मगर नोटबंदी के बाद बाजार में आए 2000 रुपए के नोटों ने लेन देन आसान नहीं किया बल्कि और मुश्किल कर दिया। इससे काले धन पर कितना नियंत्रण हुआ इसका कोई निश्चित जवाब आज भी देना संभव नहीं है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में आर्थिक विश्लेषक विवेक कौल ने कहा कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी एक ऐतिहासिक विफलता है, मगर इस बात की संभावना कम है कि मोदी सरकार अपनी गलती को स्वीकार करेगी। इसलिए वो इसे पॉजिटिव स्पिन देना चाहती है। मगर यह सच्चाई है कि नोटबंदी ने भारत में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित किया है। सब्जी विक्रेताओं, रिक्शा चालकों से लेकर मॉल में खरीदारी तक यूपीआई भुगतान होना शुरू हो गया। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लेन देन भी तेज हो गई। इस फैसले को डिजिटल भुगतान क्रांति के रूप में भी देखा गया। मगर क्या यह निर्णय और अधिक समझदारी और तैयारी के साथ नहीं लिया जा सकता था? यह सवाल आज भी पूछा जाता है। ट्रिपल तलाक बन गया अपराध। मुसलमान व्यक्तियों के तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी को छोड़ देने की प्रथा को अदालत ने अवैध करार दिया, मगर मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाला कानून बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने तब कहा था कि इस कानून का बनना देश के लिए ऐतिहासिक घटना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को एक पिछड़ी परंपरा से मुक्ति मिली है। तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने तर्क दिया कि अदालत के फैसले के बाद इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहीं एआईएमआईएम ने आरोप लगाया कि इससे मुस्लिम महिलाओं को कोई फायदा नहीं होगा। वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता फ्लाविया एग्नेस ने ट्रिपल तलाक अधिनियम की समीक्षा में कहा, अध्यादेश केवल मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को और खराब कर देगा, क्योंकि अगर कोई पति जेल जाता है तो वह उसकी पत्नी और बच्चों को पैसे और अन्य साधन कैसे प्रदान करेगा। इसके बाद मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए भाजपा की आलोचना की गई, लेकिन साथ ही इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा भी की गई। मोदी ने वह किया जो कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं कर पाई। अनुच्छेद 370 और सीएए एनआरसी, कश्मीर को स्वतंत्र दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करना लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में था। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए एक घोषणा की और बाद में हड़कंप मच गया।
बाद में जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि कहा जाने लगा कि केंद्र के इस फैसले से स्थानीय लोगों में कट्टरता का खतरा बढ़ेगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में शांति लाने में सफल रही। वहीं मोदी सरकार की ओर से लाए गए नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर भारत में गंभीर असर पड़ा। असम में हिंसा भड़क उठी। इस कानून में 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे हिंदुओं, सिखों, बुद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जो धार्मिक उत्पीड़न या भय के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, मगर इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किए जाने के कारण इसे भेदभावपूर्ण कानून कहकर इसकी आलोचना की गई। सीएए के साथ एक और मुद्दा एनआरसी था। नागरिकता सूची भारत के कानूनी नागरिकों की सूची है। यह केवल असम में लागू था, लेकिन अमित शाह ने कहा कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और फिर इस मुद्दे पर आगे बढ़े। हालांकि असम चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए यह कदम उठाने का आरोप लगाकर मोदी सरकार की व्यापक रूप से आलोचना की गई। कोविड लॉकडाउन और टीकाकरण। 2020 तक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। चूंकि शुरुआती दिनों में इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका लॉकडाउन लगाना था। लेकिन बीबीसी की जांच में पाया गया कि देश में प्रमुख संस्थानों के साथ साथ सरकार और प्रशासन के लोगों को भी लॉकडाउन के फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तव में किससे सलाह ली? आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रही है। दुनिया के कई टीकों के उत्पादन में भारतीय वैक्सीन निर्माताओं की अहम भूमिका रही है। इन कंपनियों ने खुले तौर पर कहा था कि सरकार ने समय समय पर सीरम, भारत बायोटेक जैसी कंपनियों को वैक्सीन उत्पादन के लिए जरूरी उपकरण आयात करने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर गर्व के साथ कहा है कि उन्हें कोविड काल में भारत को दुनिया का औषधालय बनाया था। नीति आयोग और सेंट्रल विस्टा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई नई चीज़ों की शुरुआत की, कई पुरानी चीज़ों को बंद किया और कुछ पुरानी चीज़ों को नए रूप से सामने लाया। इनमें से 2 उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण हैं। 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग बनवाया, जो देश में आर्थिक निर्णय लेने वाले सबसे बड़े सरकारी संस्थानों में से एक बन गया। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने ले ली। नीति आयोग को केंद्र सरकार का सर्वोच्च थिंक टैंक माना जाता है। वहीं सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ रुपए की पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद परियोजना है। दिल्ली में वर्तमान संसद राजपथ और इस इलाके का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। मोदी सरकार इनके स्थान पर अब एक नया संसद भवन, एक नया सचिवालय और अन्य नई इमारतें बना रही है। हालांकि इस परियोजना पर कई पर्यावरण मानकों के साथ छेड़छाड़, नियमों में बदलाव, प्रस्तावित लागत से ज़्यादा खर्च और कोविड काल में भी काम नहीं रुकने के आरोप लगाए गए हैं। विरोधियों ने बार बार सवाल किया कि ऐसे समय में जब देश को अस्पतालों और अन्य चीज़ों की ज़रूरत थी, मोदी सरकार ऐसे क्यों कर रही थी। लेकिन सरकार का तर्क है कि एक नई संसद और नए भारत की प्रतीक के तौर पर एक नए सेंट्रल विस्टा की जरूरत है। कृषि कानून, घोषणा और वापसी। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के 8 साल के कार्यकाल में छोटे बड़े कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन एक आंदोलन ने सरकार को अपने फैसले को उलटने पर मजबूर कर दिया। सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, जिन्हें बड़ी धूमधाम से पारित किया गया था। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए 3 कृषि कानून बनाए। इसका स्वागत उन लोगों ने किया जो वर्षों से कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। लेकिन उत्तर भारत के किसानों, खासकर पंजाब के किसानों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। किसान महीनों तक दिल्ली की अन्य राज्यों की 3 सीमाओं पर बैठे रहे। सरकार ने किसानों की कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियों को दूर करने का वादा किया। करीब 15 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
किसानों ने कानूनों और सरकार को उन्हें लागू करने को रद्द करने पर जोर दिया। अंत में पंजाब और 4 अन्य राज्यों के चुनावों से पहले पीएम मोदी ने खुद घोषणा की कि वह इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि हम इन कानूनों के लाभों के बारे में किसानों को समझाने में विफल रहे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की राय में भी यह एक अहम चुनावी समीकरण था। उज्ज्वला, जनधन, आयुष्मान भारत। अपने अब तक के 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें मोदी सरकार ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसमें 3 साल में 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का वादा किया गया। महिलाओं को चूल्हे और जलावन की लकड़ी के धुएं से मुक्त किया गया। सरकार ने 2021 के बजट में अतिरिक्त 1 करोड़ गैस कनेक्शन की घोषणा करते हुए फ्री गैस स्टोव और फ्री फर्स्ट सिलेंडर रिफिल की भी घोषणा की। सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में देश के प्रत्येक नागरिक को समायोजित करने के लिए जन धन योजना की शुरुआत की। सरकार की ओर से विभिन्न सब्सिडी के साथ साथ अन्य लाभ, 1 लाख रुपए का मुफ्त बीमा इस खाते के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किया गया। सरकार ने कहा कि उन खातों में 45 करोड़ से ज़्यादा खाता धारक हैं और 1,67 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा है। मोदी सरकार में आयुष्मान भारत नाम से एक योजना शुरू हुई, जो उन गरीब लोगों की मदद के लिए है जो बीमा का खर्च नहीं उठा सकते। सरकार ने कहा कि योजना के कार्ड धारक विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न उपचारों का मुफ्त में लाभ उठा सकेंगे। यह योजना कोविड काल में बहुत उपयोगी मानी गई, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और अन्य समस्याओं के कारण कई लोगों ने इसके तहत इलाज न मिलने की शिकायत भी की। ऐसा नहीं है कि सरकार की योजनाओं की आलोचना नहीं की गई, लेकिन इन योजनाओं की गिनती मुख्य रूप से मोदी सरकार की सफल योजनाओं में होती है। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि ये योजनाएं उनके नेतृत्व में मोदी और भाजपा के साथ साथ आबादी के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच समर्थन हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।